हाँ जी, लाइव हो गया मैं? हाँ जी, लाइव हूं मैं। यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन सफलता बैच, और हम लोग देख रहे हैं समय टॉपिक ऑफ डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। वो सभी बच्चे जो लाइव देख रहे हैं और वो सभी बच्चे जो बाद में मुझे रिकॉर्डेड देखेंगे, सबको मेरा सलाम और सबको मेरा प्रणाम। गुड इवनिंग क्रिश जैन, जय जिनेन्द्र, स्नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सुबोजित दादा, गुड इवनिंग रविराज, गुड इवनिंग आयुष सिंह, गुड इवनिंग सयन दादा, गुड इवनिंग सीक्रेट सुपरस्टार, गुड इवनिंग। सो फटाफट आ जाओ, ज्वाइन कर लेते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, लेक्चर नंबर 2। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सीएसी अंशुल अग्रवाल और मैं एकाग्रता का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। आप लोगों के सामने लेकर आऊं सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन, एक ऐसी बैच जहां पर पूरी तरह एब्सोल्युटली हम लोग सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस यहां पे आपको करवा रहे हैं, इसी एक यूट्यूब चैनल पे। मैं अपनी लाइफ में ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूं। टाइम टेबल मेरा नोट कीजिएगा, शाम को 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। और अगर आप मुझसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिर बहुत सिंपल है, आप अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप May 25 के स्टूडेंट है तो 16 दिसंबर से मेरी एक बैच चालू हुई थी, वो बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप सितंबर 25 एग्जाम देना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से नई बैच चालू हो रही है, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर इट। ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे सारे टीचर्स के सारे सब्जेक्ट के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर तरीके से। सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो यहां पर डिटेल्स आप लोगों के सामने है। और अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, ओ ये मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, जो भी किया अच्छा किया, जैसा किया बढ़िया किया। हाँ, गलत चैप्टर में घुस गया। ठीक है, हम लोगों ने चालू किया टॉपिक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यस्टरडे। बढ़िया रहा टॉपिक, मजा आया। अभी तक हमने शुरुआत में क्या देखा, टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया बेटा जी कि इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग एंट्रीज, वेरियस मेथड्स, रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। हम लोगों ने कल बात की 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट आर द 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? कोई भी बिजनेस करने के लिए ये 5 रिसोर्सेज चाहिए, हर एक रिसोर्स के लिए एक कंसिडरेशन होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर डिस्कस व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन एक्सपेंस विद एन एसेट। हमने बात की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। और ये सब चीजें देख लेने के बाद हम लोग यहां पर पहुंचे टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में, इनटेंजिबल और टेंजिबल। इनटेंजिबल के बारे में मैंने आपको बताया, टेंजिबल 2 टाइप के होते हैं, डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। चेक ऑल ऑफ यू। जोया मलिक, गुड इवनिंग। जीतू जतिन पटवा, जीतू जतिन पटवा, गुड इवनिंग, अमेजिंग। फैक्ट वर्ल्ड 2M, आदि तोपवाल, गुड इवनिंग। अनुष्का, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, अटेंडेंस मार्क करो, कम ऑन गाइस। तनिष्का जी, गुड इवनिंग। नाउ हम लोगों ने कल डिस्कस किया डेफिनेशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम, वेयर एंड टेयर, यूजेज, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेसेंस। 3 अलग टर्म्स हमने देखे थे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्लीशन। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात की थी, मैंने आपको कहा था मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हम अगली क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में देखने वाले हैं, विच इज द मदर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ कम टू योर रजिस्टर्स एंड राइट डाउन हेडिंग। हाय विराज, गुड इवनिंग। सभी जने वीडियो को लाइक करते चलो, अटेंडेंस मार्क करो अपनी, चलो फटाक से। मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? While doing accounting, transactions should be recorded in such a way that expenses of a period should match with revenues of that period। ठीक है, इसको समझते हैं।
हाय कुश, गुड इवनिंग। विराज, गुड इवनिंग। इसको समझते हैं, ठीक है यार। देखो, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, और अगर नहीं तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर शुरुआती दौर में इनिशियली एक्सपेंडिचर काफी हाई होता है। बिजनेस के शुरुआत में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज होता है, हाई होता है। शुरुआती दौर में बिजनेस जब शुरू हुआ है और शुरुआत के समय में एक्सपेंडिचर, खर्चा बहुत ज्यादा है। और फिर लेटर ईयर्स में, मतलब बाद के सालों में, एक्सपेंडिचर जो है वो काफी लो हो जाता है, लेकिन इनकम जो है वो बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। अच्छा, ये वो बिजनेसेस होते हैं जहां शुरुआती दौर में इनकम या तो बहुत लो होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। अब अगर आप ऐसे बिजनेसेस की बात करो, सर एक एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, ये लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर आप कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेंगे, रियल एस्टेट का एग्जांपल लेंगे, तो यहां शुरुआती समय में एक बिल्डर को, एक कॉन्ट्रैक्टर को बहुत पैसा लगाना पड़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। राइट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ द लैंड, टाइटल क्लियरेंसेस, परमिट, दुनिया भर के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, आर्किटेक्ट को फीस देना पड़ता है। मतलब बिफोर यू ब्रेक द ग्राउंड यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ मनी, और तब तक कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है आपको। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि कस्टमर की नॉर्मल एक मेंटालिटी होती है, यार देखो मैं भी एक कस्टमर हूं, आप भी एक कस्टमर है, एक मेंटालिटी होती है कि जो प्रोडक्ट मेरे सामने है, जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, अपनी आंखों से परख सकता हूं, वो प्रोडक्ट मैं लूंगा। चलो थोड़ा महंगा मिलेगा चलेगा, पर वो प्रोडक्ट मैं लूंगा। इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर बिल्डर लोगों ने लोगों को फ्लैट्स बेचते समय प्रोजेक्ट स्टेज पे बहुत सारे ख्याली पुलाव दिखाए, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर बाद में उनमें से कुछ नहीं होता है। हर चीज कर्टेल डाउन करते हैं, एमिनिटीज रिड्यूस करते जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हु इज एट द लॉस? द कस्टमर इज एट द लॉस। तो ये सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, यहां पर लोग क्या करते हैं, लोग जनरली जो कहते हैं ना, प्री लॉन्च में या लॉन्च में फ्लैट्स बुक नहीं करते। तो बिल्डर का शुरुआत में खर्चा बहुत होता है, तब इनकम कम होती है। अगर वो उस समय सिर्फ उस समय के इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पर अपना पीएनएल बनाएगा, तो यहां पर उसकी सिचुएशन बनेगी नेट लॉस की। क्या सिचुएशन बनेगी? ध्यान से सुनना, नेट लॉस की। जबकि लेटर ईयर्स में जब बिल्डिंग बन जाती है एक लेवल पे, तो बिल्डिंग बनने के बाद उसके खर्चे कम हो जाते हैं और उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या होगी सिचुएशन? नेट प्रॉफिट की। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिएगा। शुरुआती दिनों में जब नेट लॉस होगा, मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लॉसेस दिखेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका इनकम टैक्स भी जो है वो कम आएगा। लेकिन लेटर ईयर्स में इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा आएगा। मतलब हर चीज के मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस है। यार सवाल यहां पर ये आ रहा है कि क्या ये सही अकाउंटिंग है? सोचने की जरूरत है। तो आंसर है नहीं, बिकॉज मैचिंग कंसेप्ट यहां पर कुछ कह रहा है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग करते समय, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय, उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। माना कोई खर्चा आप अभी कर रहे हैं, पेमेंट आप उसका अभी कर रहे हैं, खर्चा आप अभी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खर्चे का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलने वाला है, तो आप उसे सिर्फ करंट पीरियड का खर्चा ट्रीट नहीं कर सकते, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है? एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है, आप बैठते हैं किसी की टैक्सी में, ठीक है? और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास है बहुत सारा ज्ञान। यस, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ आप बैठते हैं, वो टैक्सी ड्राइवर को आप कुछ ज्ञान देते हैं। वो कहता है, टैक्सी ड्राइवर वांट्स टू बाय अ कार फॉर 6,50,000, और वो एक्सपेक्ट करता है दैट ही विल यूज दिस कार फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड एट द एंड ऑफ विच इट विल फेच द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1,50,000। वो कैब वाला आपसे कहता है कि भैया मैं एक नई गाड़ी लेने का सोच रहा हूं। आपने कहा कितने की होगी? वो कहता है 6.5 लाख की होगी, और मैं तकरीबन 5 साल वो गाड़ी को चलाऊंगा, और 5 सालों बाद मैं उस गाड़ी को बेच दूंगा। 5 सालों बाद जब मैं उस गाड़ी को बेचूंगा, तो भैया जी मुझे लगता है कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए में गाड़ी बिक जाएगी। अब उसको चाहिए लोन। ध्यान से सुनना। तो वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से बैंक में जाता है, और जब बैंक में जाता है तो बैंक वाले उसे कहते हैं कि आपका मुझे अगले 5 साल का प्रोजेक्शन दो। लॉजिकल है। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? आपका मुझे अगले 5 साल का प्रोजेक्शन दो।
अब वो टैक्सी वाले के पास इतना कहां पैसा कि वो किसी सीए को हायर करे, कहां इतना ज्ञान, कुछ नहीं। टैक्सी वाला अपने हिसाब से 5 साल का प्रोजेक्शन बनाता है। कैसे बनाता है, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहता है कि भाई मैं अगले 5 सालों में कितना पैसा कमाऊंगा आफ्टर डिडक्टिंग माय पेट्रोल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एवरीथिंग। नेट रेवेन्यू, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात नहीं। नेट रेवेन्यू मेरा कितना होगा? नालायक को वीडियो को लाइक करो, जितने लोग देख रहे हैं आधे लोगों ने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की, लाइक करो फटाफट। हाँ, नेट रेवेन्यू कितना होगा मेरा 5 साल का? तो वो एक प्रोजेक्शन मारता है कि सपोज करो पहले साल में मेरा जो रेवेन्यू है वो होगा तकरीबन 1 लाख रुपए। प्लीज अंडरस्टैंड, इतनी कॉमन सेंस तो वो भी लगा लेगा कि मेरा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू नेट ऑफ पेट्रोल एंड मेंटेनेंस विल बी 1 लाख, और ये हर साल बढ़ता जाएगा। 1,20,000, 1,40,000, है ना। यहां पर मैं ले लेता हूं 1,70,000 और यहां पर मैं ले लेता हूं 2 लाख। तो वो अपने 5 साल के रेवेन्यूज को लिखता है। बैंक वाले कहते हैं भैया मेरे को बताओ अगले 5 साल में कितना पैसा कमा लोगे, ठीक है, क्योंकि मैं उसी के बेसिस पे लोन दूंगा। फिर वो इसमें से माइनस करता है कार की कॉस्ट। कार की कॉस्ट कितनी हुई? 6.5 लाख की कार है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं, डोंट थिंक लाइक अ सीए स्टूडेंट और अ कॉमर्स स्टूडेंट, थिंक लाइक अ टैक्सी ड्राइवर। आपको कुछ नहीं आता, आपको कोई ज्ञान नहीं, अकाउंट, डेप्रिसिएशन, ये वो कुछ नहीं पता। अब वो क्या सोचता है, हाय फातिमा गुड इवनिंग, वो ये सोचता है कि 6,50,000 की मैंने कार खरीदी है आज, इसको मैं बेचूंगा 5 साल बाद, और जब मैं बेचूंगा तब मुझे 1.5 लाख रुपए मिलेगा। तो मेरी नेट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या हुई, मतलब मेरा नेट एक्सपेंडिचर कितना हुआ? कैलकुलेटर पे लेंगे 6,50,000 माइनस 1,50,000, मेरा नेट एक्सपेंडिचर हुआ 5 लाख रुपीस। चेक कीजिएगा, हाउ मच इज नेट एक्सपेंडिचर? 5 लाख। अब ये 5 लाख का एक्सपेंडिचर जो है ये मेरा आज हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर में से 5 लाख रुपीस कर दिया माइनस। फिर उसने कहा कि यार सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर मेरा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ सुनते चलो देखते चलो, मेरा कोई खर्चा नहीं है। मतलब पेट्रोल मेंटेनेंस तो मैं ऑलरेडी यहां से माइनस कर चुका हूं बेटा, है ना। वो कह रहा मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो उसने अपने हिसाब से नेट प्रॉफिट निकाला, जहां पर पहले साल में देयर इज अ लॉस ऑफ 4 लाख रुपीस, दूसरे साल में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, थर्ड ईयर में he says the revenue is 1,40,000, no expenditure, net profit 140, fourth year 170 and fifth year 2 लाख रुपीस। तो ये उसने अपना प्रोजेक्शन बनाया अगले 5 सालों का। बैंक वाले ने ये प्रोजेक्शन देखा और ये प्रोजेक्शन देखते ही बैंक वाले ने इस पे मारा एक लंबा कट। क्यों मारा ये कट? वाई? क्यों बैंक वालों ने इस प्रोजेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है? क्योंकि ये प्रोजेक्शन प्रिंसिपली गलत है। तो आपसे वो कैब ड्राइवर ने कहा देखो यार बैंक वाले ने मुझे लोन नहीं दिया। आपने कहा भैया जरा अपना प्रोजेक्शन दिखाओ, जरा दिखाओ कि क्या है। तो उसने आपको ये स्टेटमेंट दिखाया। अब आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने ये स्टेटमेंट देखा और ये स्टेटमेंट देखने के बाद कहा कि भैया आपने तो ये सारे कैलकुलेशन ही गलत किए हैं। जरा बैंक वाले के नजरिए से सोचिए, वो आपको लोन क्यों देगा जहां आप दिखा रहे हो कि पहले साल में आपको 4 लाख रुपए का नुकसान है। तो टैक्सी ड्राइवर कहेगा अंशुल भैया आप बताओ मैं क्या करूं। मैं कहता हूं यार आपको नुकसान ही नहीं है, आपका तो आपके आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं भैया। चाचा आपके आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, आपको आराम से लोन मिल सकता है। चाचा कहता है बिटवा तुम हमारी मदद कर दोगे क्या? हम कहते हैं काहे नहीं चाचा, इसी दिन के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चलिए आइए चाचा, साइड में रोकिए कैब को, चाय की दुकान पर रुकता है, बढ़िया चाय पीते हैं और मैं आपको सारा गणित समझाता हूं। अब आपने चीचा को सारा गणित समझाया। आपने चीचा से कहा कि चीचा आपको क्या लग रहा है इतना रेवेन्यू कर लोगे? चीचा बोलते बरोबर कर लेंगे, इस साल में 1 लाख रुपए 1,20,000। मैं रेवेन्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। 1,40,000, 1,70,000 और लास्ट ईयर 2 लाख रुपए। तो आपने चीचा से पूछा कितना रेवेन्यू कर लोगे? चीचा ने कहा मैं इतना इतना रेवेन्यू कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है? आपने चीचा को समझाया, चीचा मेरी बात सुनिए, आपने ये नई टैक्सी जो खरीदनी है
ये कितने में खरीदनी है? 6,50,000। सभी जने अपने कैलकुलेटर पे लेंगे। आप सभी चीचा, कौन है आप सभी? चीचा। 6,50,000 रुपए, बहुत बढ़िया। चीचा ये टैक्सी आप 5 साल चलाएंगे, क्यों? क्या लिखा यहां पे? तास है तो आस है। ये टैक्सी आप 5 साल चलाएंगे और 5 साल के बाद इसको बेच देंगे। कितने में बिकेगी चीचा ये? चीचा बोले 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीस आपको वापस मिलेगा। तो 6,50,000 में से 1,50,000 माइनस कर देता हूं, मतलब मेरी नेट कॉस्ट होगी 5 लाख। चीचा बोले क्या मियां कैसी बात करते तुम लोग? मैं यही तो लिखा। मैंने कहा रुको चीचा रुको, अब मेरी बात सुनो। ठीक आ रही है? आया मम्मी, जबरदस्त जबरदस्त। तो चीचा को आपने कहा चीचा 5 लाख रुपए की कॉस्ट है। अब ये जो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, ये कार आपको कितने सालों तक फायदा देने वाली है? चीचा बोले मियां अभी तो तुमको बताए, कैसी बातें करते रहे पोटा लोगा तुम लोग। अभी तो तुम लोगों को बोले 5 साल चलाते कार में, कुछ तो भी होना क्या तुम लोगों को? तो आप बोले बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है चाचा, ओके 5 साल गाड़ी चलाओगे। मतलब चाचा मेरी बात समझना, ये जो 5 लाख रुपए आपका खर्चा हो रहा है ना, ये 5 लाख रुपए खर्चा सिर्फ इस साल का नहीं है चीचा। ये कार चला के आपको 5 लाख रुपए का जो खर्चा होगा, इसका बेनिफिट 5 सालों तक मिलेगा। कितने सालों तक? 5 सालों तक। इसका मतलब है चीचा, ये जो 5 लाख का खर्चा है, इसको डिवाइड करो मियां कितने सालों में? 5 सालों में। मतलब चीचा हर साल का खर्चा कितना होता? 1 लाख। सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, फोर्थ ईयर 1 लाख, फिफ्थ ईयर 1 लाख। आया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? शुभ नाम का स्टूडेंट है सर, इन्वेंट्री कब करवाओगे? इसके बाद ये चैप्टर चलेगा 7 से 9 लेक्चर्स तक, इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फातिमा का, सर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का सिलेबस यूट्यूब पे फुल कंप्लीट होगा? बेटा पूरा फाउंडेशन फुल होगा, डेप्रिसिएशन की क्या बात कर रहे हो? पूरा फाउंडेशन होगा, है ना? काहे चिंता कर रहे हो? फोकस करो। आपको लॉजिक समझ में आया ना? बेटा बात कितनी सही कही है कि आप समझिएगा, आज आप कार खरीद रहे हैं 6,50,000 रुपए में, उसको जब बेचेंगे तो 1.5 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे। मतलब आपकी नेट कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए जो आपकी कॉस्ट है, ये कितने सालों में है? मतलब कितने सालों तक आप कार चलाकर इसके मजे उठाएंगे? तो ये 5 सालों तक, मतलब 1 साल की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए। मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहा जाता है कि एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ पीरियड। मतलब आइडियली यू शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस एंटायर कॉस्ट ऑफ 5 लाख ओवर 5 इयर्स, एवरी ईयर 1 लाख। अब चीचा आपका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। पहले साल में कुछ नहीं, दूसरे साल में प्रॉफिट आ गया चीचा 20,000 का, तीसरे साल में चीचा प्रॉफिट आया 40,000 का, 70,000 का, 1 लाख का। चीचा अब ये स्टेटमेंट को ले जाकर अपने बैंक में दिखा दो, बैंक वाले इस पर टिक मारेंगे और कहेंगे कि आपका लोन अप्रूव्ड है। Try to understand in this statement what is happening in second year, third year, fourth year, fifth year. You can certainly see some income, you can certainly see some expense, but you cannot see any expense. Certainly see income, but you cannot see any expense. Tell me yaar, is it possible that you can have some income without any expense? भैया कोई भी इनकम आप नहीं कमा सकते हो बिना एक्सपेंस के। यही तो मैचिंग प्रिंसिपल कहना चाहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो जिसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, तो वो पूरा एक्सपेंस करंट पीरियड का होगा, पूरा करंट पीरियड का होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हो जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, लंबे समय लॉन्ग टर्म मोर देन 12 मंथ्स, तो आपको उसकी कॉस्ट को अपोर्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। और एग्जैक्टली इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। आई होप सब लोगों ने लिखा है अपने पास, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन? सबसे पहला फैक्टर जिससे डेप्रिसिएशन अफेक्ट होता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट।
द वेरी फर्स्ट फैक्टर टू अफेक्ट डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अभी भी सब लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, अभी भी लाइक नहीं किया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? कॉस्ट ऑफ एन एसेट। मेरी जो एसेट की कॉस्ट है, ये पहला फैक्टर है। पिछले एग्जाम्पल को हम रेफर करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में 3 फिगर्स हमारे पास थी। सबसे पहली फिगर कौन सी थी? उसे कहते हैं ग्रॉस कॉस्ट। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 6,50,000। क्या था बेटा जी? 6,50,000। दैट इज द ग्रॉस कॉस्ट ऑफ अ कार। दूसरी फिगर जो है वो है रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, वो है 1,50,000। और तीसरी चीज जो है वो है लाइफ ऑफ एन एसेट। हाउ मच वॉज द लाइफ ऑफ द कार? इन दैट केस वॉज 5 years। तो मेरे फैक्टर्स क्या है जिससे डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके वजह से डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा? सबसे पहला फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट। दूसरा फैक्टर होता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। तीसरा फैक्टर होता है, ध्यान से समझिएगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। और एक चौथा फैक्टर होता है विच अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या है चौथा फैक्टर? दैट इज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। गुड इवनिंग सर, प्लीज टेल मैथमेटिक्स ये बनने के लिए जरूरी है? बिल्कुल शुभम, क्योंकि अकाउंटेंसी की जो शुरुआत है, अकाउंटेंसी का जो इन्वेंशन है, वो एक मैथमेटिशियन ने किया था। मेरे लेक्चर्स में मैंने बताया, सर ल्यूका डी पैसियोली ने। मैथमेटिक्स चाहिए पर बिजनेस मैथमेटिक्स चाहिए, जितनी जरूरत है उतना। कम बैक टू द टॉपिक ऑल ऑफ यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। 4 फैक्टर्स है, 4 चीजें हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे असर पड़ता है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे असर पड़ता है। पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एन एसेट, दूसरा फैक्टर है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, तीसरा फैक्टर है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, और चौथा फैक्टर है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है तो इट विल अफेक्ट योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? कुछ टर्म्स में आपको यहां पर सिखाना चाहता हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट भी कीजिएगा। अब ग्रॉस कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू आपने किया है, ठीक है। हम यहां से निकालेंगे नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो हमारे इस एग्जांपल में हमारी नेट कॉस्ट कितनी होगी बेटा जी? गिव मी आंसर इन द लाइव चैट। फटाक से आंसर दो लाइव चैट में। व्हाट इज अवर नेट कॉस्ट इन दिस एग्जांपल? जहां पर ग्रॉस कॉस्ट है 6,50,000, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 1,50,000, लाइफ ऑफ एन एसेट है 5 years। तो यहां पर मेरी नेट कॉस्ट कितनी हो गई है? आंसर है 5 लाख। ये जो नेट कॉस्ट है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू, एसेट की वो वैल्यू जो डेप्रिशिएट होती है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। समझ में आ रहा है? नेट कॉस्ट, इसी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएबल वैल्यू कहते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? कोई परेशानी? ये एक टर्म है, समझने वाला टर्म है, ठीक है। नाउ स्ट्रेटली कम टू द क्वेश्चन। चेंज इन डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, मैं सबको बता दूं, मैं आईसीएआई मॉड्यूल और AAA बुक दोनों चीजें यहां पर करवाने वाला हूं। दोनों चीजें, आईसीएआई मॉड्यूल और AAA बुक, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में हम लोग यहां पर देखेंगे। नाउ अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। लॉजिकली सबको स्ट्रेट लाइन मेथड पता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। Assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. The estimate of remaining useful life after 3rd year was reassessed as 5 years. बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे समझना? क्वेश्चन है ऑन द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। PYQ है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूं, आई शपथ,
क्वेश्चन नंबर 1C में 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में, 4 मार्क का सॉरी एग्जाम में आ चुका है। PYQ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, देख लो आपके सामने। मेरा जो सीक्वेंस है, जो फ्लो है ना टॉपिक का, वो इस तरीके से बनाया गया कि आपका कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड डेप्रीसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दोनों बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बड़े टॉपिक्स को अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको एक सीक्वेंसिंग फॉलो करनी होती है, वही मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। अब ओरिजिनल डेटा लेते हैं। मशीन जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए, तो मैं सी लिखता हूं 6 लाख रुपए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अज्यूमिंग लाइफ एज 10 ईयर्स, तो एन लाइफ हो गई 10 सालों की, एंड नील रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू हो गई इसकी नील। तो अब बेटा जी ये वाली जो एसेट है, इस एसेट पे ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कितना होगा, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। हाउ मच विल बी दी ओरिजिनल डेप्रीसिएशन? सो कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 6 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू इज नील डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट इज 10 ईयर्स। यही तो कैलकुलेशन चीचा ने किया था, यही कैलकुलेशन हमने किया है। तो 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना होता है? 60,000। ये सबको क्लियर है क्या? क्लियर है। अब अगर आप मेरी पिछली वाली स्लाइड देखते हैं जहां पर मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीसिएशन बताए, तो ये स्लाइड पे अगर आप देखोगे ना, मैंने यहां पर और यहां पर एस्टिमेटेड वर्ड का यूज किया है। व्हाई डिड आई यूज दिस वर्ड ऑफ एस्टिमेटेड? बिकॉज जब भी आप एसेट खरीदते हैं आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट में कोई एस्टिमेशन नहीं है, लेकिन वो एसेट कितने साल चलेगी, क्या ये आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं। Isn't it an estimation? Answer is yes. जितने भी साल वो एसेट चलेगी उतने सालों के बाद उस एसेट को आप कितने में बेचोगे? Isn't it an estimation? बिल्कुल बरखुरदार, ये भी एक एस्टिमेशन है, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड यूज किया एस्टिमेशन। अच्छा, एस्टिमेशन की कहानी समझना, जब भी मैं एस्टिमेशन करता हूं तो एक्चुअल जो है वो एस्टिमेशन से बिल्कुल अलग होगा। एक्चुअल विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम एस्टिमेट। और ऐसा क्यों? अरे यार आप अपना लगा लो ना यार, आप अपना लगा लो। पेपर देने के बाद घर पे आते हो, एस्टिमेशन लगाते हो, मुझे इतने इतने मार्क्स मिलेंगे। एक्चुअल मार्क्स अलग मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। तो एक्चुअल और एस्टिमेशन में हमेशा अंतर होता है, फर्क होता है, बिकॉज सबका अपना अलग असेसमेंट होता है, ठीक है। तो आपने जब एसेट खरीदी थी तब आपको लगा कि एसेट 10 साल चलेगी। अब आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला और आपने एसेट को इस्तेमाल करना चालू किया, कितने सालों तक? फॉर 3 ईयर्स। एक काम करते हैं, 3 सालों का हिसाब किताब लगा लेते हैं भैया, 3 साल की पोजीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एसेट की कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए। समझते चलो, लिखते चलो। अब आप फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करोगे। कितना है फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन? 60,000। इनफैक्ट सर फर्स्ट ईयर ही नहीं, हर साल का डेप्रीसिएशन 60,000, ठीक है, एग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका फिगर फॉर फर्स्ट ईयर। पक्का क्लियर? शॉप्ती 100% फर्स्ट ईयर। अब मैं आता हूं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में मुझे एसेट की कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर मिलती है उसे कहते हैं WDV। क्या कहते हैं? WDV। WDV का मतलब है रिटन डाउन वैल्यू। हाउ मच इज रिटन डाउन वैल्यू? 5,40,000, है ना। बहुत बढ़िया, सयन भाई ने डायरेक्ट आंसर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन मैं एक चीज बोलूं भाई, प्लीज मुझे पढ़ाने दो और मुझे बेसिक से पढ़ाने दो। मैं चाहूं ना, मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, बट भाई एक चीज बोलूं, हम लोग यहां पर अपना इंटेलिजेंस और नॉलेज दिखाने नहीं बैठे हैं। हम लोग ये सेशन, ये सीरीज क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई बच्चा ऐसा हो जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका हो ना कि मैं ये कर भी पाऊंगा, मैं उसको बस एक उम्मीद देना चाहता हूं। मैं सच बता रहा हूं, इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, है ना। प्लीज मुझे अलाउ करिए। ये WDV, फिर मैं सेकेंड ईयर का इसमें से क्या माइनस करूंगा बेटा जी? डेप्रीसिएशन। कितना? 60,000। तो मुझे जाकर क्या मिलेगा? थर्ड ईयर का WDV। हाउ मच विल बी दी WDV फॉर थर्ड ईयर? चेक करो, 540 माइनस 60, 4,80,000। माई WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी 4,80,000। चेक करिएगा कितना? 4,80,000। अब मैं थर्ड ईयर में भी डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करूंगा? सर मैं उतना ही चार्ज करूंगा।
प्लीज अंडरस्टैंड, डिप्रिसिएशन तब से बदलेगा जिस साल से चेंज होगा। थर्ड ईयर तक चेंज नहीं हुआ है। चेंज कब से हुआ है समझना। फॉर 3 years the asset is depreciated on straight line basis for 3 years. The estimate of remaining useful life after third year was reassessed as 5 years. 3 साल पूरे हो जाने के बाद चौथे साल में मैं अपनी WDV निकालता हूं 480 माइनस 60 4,20,000। अब भैया ये वो साल है जिस साल पूरा गणित बदल जाएगा, पूरा डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। ये वो साल है बंधु जब मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा क्या, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। वो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों। एसेट की ओरिजिनल लाइफ थी 10 साल, कितने साल खत्म हुए हैं 3 साल, अब बचते कितने हैं 7 इयर्स। एसेट की लाइफ में कितने इयर्स बचते हैं 7 इयर्स, लेकिन 7 नहीं बचे। The estimate of remaining useful life after third year was reassessed as 5 years. मतलब जहां पे ओरिजिनली 7 साल बचने चाहिए थे, अब वहां पर 5 साल बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो WDV है, ये जो रिमेनिंग वैल्यू है एसेट की 4,20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू नील करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको revised useful life of an asset से। and how much is the revised useful life of an asset 5 years। समझ में आ रहा है revised depreciation कैसे निकलेगा। हम लोग यहां पर क्या लेंगे revised depreciation निकालने के लिए, we will take the WDV of the year of change। जिस साल चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज हो, जिस साल चेंज हुआ है उस साल की WDV लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड करेंगे अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो बेटा जी 4,20,000 को 5 साल से डिवाइड करेंगे तो मेरे बेटा 5 चौथे साल का डेप्रीसिएशन का फिगर चेक कर लो, इट विल कम टू 84,000। कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर 4th ईयर 84,000। दैट्स योर आंसर। हो गया, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतनी रंगोली लिखी है मैंने, नहीं तो इसको आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सॉल्व करें तो हार्डली 5 लाइंस का सोल्यूशन नहीं है, 5 लाइंस और 4 मार्क आपके फिक्स। अब आप सोचो, सीए की जो एग्जाम है ना दोस्त, मैं अभी भी बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं, सीए की जो एग्जाम है वो चेस के गेम की तरह होती है। यहां पर आपको दिमाग से खेलना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है, ये समझिएगा। लिखा सब लोगों ने करेक्ट। अब देखो आपका सवाल आएगा, उसके पहले मैं आपको जवाब दे दूं, सर इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। मैं हूं ना, लिखो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। डेप्रीसिएशन फॉर 4th ईयर इज इक्वल टू, चौथे साल का डेप्रीसिएशन हम निकालेंगे। डेप्रीसिएशन फॉर 4th ईयर इज इक्वल टू WDV आफ्टर 3 years divided minus residual value divided by remaining life after 3 years। मैं आपको डिट्टो वो चीज बता रहा हूं जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। WDV आफ्टर 3 ईयर हम कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे 6 लाख रुपए माइनस एनुअल डेप्रीसिएशन 60,000 इंटू 3 साल का डेप्रीसिएशन हम माइनस करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे विद रेजिडुअल वैल्यू जो कि है निल। रिमेनिंग लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद एसेट की लाइफ कितनी बच रही है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 5 साल 5 इयर्स। तो आपका आंसर आएगा यहां पर 84। अरे यार बस 84,000 लिखना था, 84,000 लिख लीजिएगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। 3 से 4 लाइंस के अंदर क्वेश्चन खत्म, है ना मजेदार। चलो और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 था, इलस्ट्रेशन नंबर 12। A machine of cost of 12 lakh
is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upward by 60,000 and the remaining useful life was reassessed at 9 years. भाई साहब, दो चेंजेस हो रहे हैं यहां पर. क्या दो चेंजेस हो रहे हैं? पहली बार चेंजेस कब हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं आफ्टर 3 years, एट द एंड ऑफ 3 years. तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं आफ्टर 3 years. दो चेंजेस हो रहे हैं. क्या चेंज हो रहा है? द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000. मतलब मशीन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है बाय 60,000. ये तो है पहला चेंज. ठीक है, ये क्लियर है. दूसरा चेंज क्या है? द रिमेनिंग लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 9 years. लाइफ चेंजेस, मशीन की जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, रीअसेस हो जाती है 9 years. बिल्कुल एग्जाम में जैसा प्रेजेंट करना है वैसा प्रेजेंट करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर 4th year. चलो, डेप्रीसिएशन फॉर 4th year कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू WDV आफ्टर 3 years. 3 साल के बाद जो भी WDV है वो WDV हम लोग यहां पर निकालेंगे. करेक्ट, बहुत बढ़िया. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन गेन. क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्योंकि रीवैल्यूएशन गेन हो रहा है तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है. तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा? डेप्रीसिएशन ज्यादा लगेगा, माइनस रेजिडुअल वैल्यू. जो भी आपका रेजिडुअल वैल्यू है वो उसमें से माइनस करेंगे और इन सबको डिवाइड करेंगे किससे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. मतलब 3 साल के बाद एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बचती है. ठीक है, WDV का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? कॉस्ट माइनस तब तक का डेप्रीसिएशन, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, है ना. नाउ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 12 lakh rupees. What is the cost of an asset? It is 12 lakh rupees. Check all of you. माइनस, मुझे 3 साल का डेप्रीसिएशन यहां पे माइनस करना पड़ेगा. ये जो एसेट है इस पे 3 साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा तो वो हमको निकालना पड़ेगा. ओरिजिनल डेप्रीसिएशन इनटू 3 years. तो ये मुझे मिलेगा क्या? WDV आफ्टर 3 years. बराबर है. इसमें मैं ऐड करूंगा रीवैल्यूएशन गेन. क्वेश्चन कहता है कि 3 साल एसेट को इस्तेमाल करने के बाद देयर इज एन अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 60,000. तो एसेट की वैल्यू 60,000 से बढ़ रही है. ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू तो यहां पर दिया है 0 है. अगर सपोज यहां पर रेजिडुअल वैल्यू कुछ असेस की जाती थी तो हम उसको भी कंसिडर करते थे, बट वो असेस्ड नहीं है तो उसको छोड़ते हैं. डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. अब समझना, एट द एंड ऑफ 3rd year the machine was revalued upward by 60,000 and the remaining useful life was reassessed as 9 years. अब ओरिजिनली एसेट की लाइफ थी 10 साल. ध्यान से समझना, ओरिजिनल लाइफ थी 10 साल. आपने 10 साल में से 3 साल यूज किया है. आपने 10 साल में से 3 साल एसेट को यूज किया है. मतलब रिमेनिंग लाइफ बचनी चाहिए कितनी? 7 years. लेकिन अब 7 years नहीं बची, आपने एसेट को अच्छे से यूज किया है. अब जो रिमेनिंग लाइफ है बेटा जी वो कितनी है? 9 years. तो आप डिनोमिनेटर में लेंगे 9 years. ठीक है, मैं एक स्टेप यहां पर और ऐड कर लूंगा और फिर मैं ये डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालूंगा. सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी कौन सी फिगर? ये वाली फिगर, ओरिजिनल डेप्रीसिएशन की फिगर. ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? सर कॉस्ट ऑफ एन एसेट है 12 लाख रुपए माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ 10 years. तो एनुअल डेप्रीसिएशन विल बी 1,20,000. चेक कीजिएगा, हर साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 1,20,000 रुपीस का होगा एनुअल डेप्रीसिएशन हर साल का ओरिजिनली. तो अब मैं ये फिगर यहां पर लेता हूं, एक सेकेंड. 1,20,000. ठीक है, तो अब मुझे यहां पे फिगर्स लेनी है. 1,20,000 एक साल का डेप्रीसिएशन है, 3 साल का हुआ 3,60,000. तो 12 लाख माइनस 3,60,000 ये हो गया बेटा जी 8,40,000 प्लस 60,000. न्यूमरेटर में हुआ 9 लाख डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स? 9 years.
तो हाउ मच विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर? चेक ऑल ऑफ यू, इट इज 1 लाख रुपीज। चेक कीजिएगा सभी जने। ICAI मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 12, चेक कीजिएगा सभी जने। डेप्रीसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, चौथे साल का डेप्रीसिएशन निकालना है। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर सपोज कोई कीजिएगा कि एग्जाम में इस तरीके से भी सॉल्व करता है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इसको आप वर्किंग नोट इसलिए नहीं कह सकते हो भाई रवि क्योंकि यार इतना सा तो क्वेश्चन है 4 लाइन का, अब 4 लाइन के क्वेश्चन में कैड़ा वर्किंग नोट, तो आप उसको अलग से नीचे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ना फालतू चीजों में दिमाग लगा रहे हो कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ऐसे दिखाना है, वैसे दिखाना है। भाई अकाउंट्स में ना एक टर्म है, वो टर्म है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। एक बिल्डिंग बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये ना एक महल है, लेकिन वो बिल्डिंग अंदर से खोखली है, तो वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं है, वो मकान है, वो घर नहीं है। घर क्या होता है? जो बाहर से खूबसूरत दिखे ना दिखे, अंदर से बहुत खूबसूरत होता है, अंदर की खूबसूरती ज्यादा महत्व रखती है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ध्यान रखना। बहुत छोटी सी चिंदी सी फालतू चीजों में दिमाग लगाओगे ना तो भाई सीए की एग्जाम कैसे निकालोगे, ये समझना है। मैं आपको कितने ऐसे ऑल इंडिया रैंकर्स के पेपर दिखा सकता हूं। सीए फाउंडेशन में पहले रैंक्स आती थी, अब नहीं आती है, इसलिए कह रहा हूं सीए फाउंडेशन में या इंटरमीडिएट में भी, जहां पर पूरे पेपर में ना बंदे ने पेंसिल को हाथ नहीं लगाया, मतलब पूरे पेपर में बंदे ने कोई फॉर्मेट ही नहीं बनाया, ट्रस्ट मी कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, मार्क्स तो मिले हैं। अच्छा मैं ऐसे भी एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जहां बंदे ने पूरे पेपर में फॉर्मेट ही बनाया, कंटेंट दिया ही नहीं, मार्क्स नहीं मिले। भाई सिंपल सी चीज समझ, मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? पेपर चेकर आप उसको क्या दे रहे हो चेक करने के लिए, ये तो सोचो ना, है ना। सो अकॉर्डिंगली यू इवैल्यूएट, थिंक अबाउट इट। और अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर तो गलत पढ़ा नहीं रहा है ना। चलो आगे बढ़ो, कम ऑन। ICAI स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 5.40 चेक करिए। A machinery costing 20 lakh is depreciated on straight line assuming 10 years working life and nil salvage value for 4 years. At the end of the 4th year, the machinery was revalued upward by 80,000 and the remaining life was reassessed as 8th year. Calculate the depreciation for 5th year. मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूं। कम ऑन, गिव मी आंसर इन द लाइव चैट। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय। 2 मिनट में मुझे इसका आंसर चाहिए। मैं चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देता हूं मेरे फोन के ऊपर। स्टॉप वॉच, 2 मिनट का काउंटडाउन मैं यहां लगा रहा हूं। 2 मिनट, 2 मिनट का समय है, बहुत बढ़िया। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। कैलकुलेटर पे निकाला, मेरे को, मैं अभी बता रहा हूं, मेरे को फॉर्मेट से फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को फॉर्मेट से फर्क ही नहीं पड़ता है ना। 2 मिनट 26 सेकंड हुए हैं, 28, 29, 30 सेकंड, 1.5 मिनट और बचा है। सुबोजित कंटेंट पे फोकस कर मेरे भाई, बाकी चीजों के लिए मुझ पे ट्रस्ट कर। ट्रस्ट है तो बैठ, नहीं ट्रस्ट है तो मत बैठ भाई, सिंपल सी चीज है। और वेयर कैन वी की बात मत कर, अपनी बात कर। वेयर कैन आई फाइंड, सिंपल सी चीज है। आई फाइंड मतलब मेरी बात कर, खुद की अकेले की बात कर, यूनियनिज्म मत कर यहां क्लास में। चल आंसर निकाल इतनी देर में। कम ऑन ऑल ऑफ यू। 1 मिनट पूरा हो चुका है, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट लेफ्ट। क्रिश जैन ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, सही गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत बढ़िया कह रहा हूं। 1 मिनट 10 सेकंड यहां पर पूरे हो चुके हैं। रविराज का आंसर बिल्कुल अलग आया क्रिश से, बहुत बढ़िया। पटवा जी, ट्रिपल ए बुक वो बुक है जो अड्डा 24 पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो बच्चे अटेंड करते हैं बैच, उनको मिलती है। आयुष सिंह का आंसर आया है, सयन दास का आंसर आया, कुश शाह का आंसर आया, 1.5 मिनट हो चुका है। समन फातिमा का आंसर आया, स्नेहा श्रीवास्तव का आंसर आया। रविराज, मुंह से निकली जुबान और तीर से निकला कमान वापस नहीं आ सकता। साक्षी जादव का आंसर आया है, सीक्रेट सुपरस्टार का आंसर आया है। 1 मिनट 40 सेकेंड ओवर। आज ही के लेक्चर में 4 मार्क मैं आपको दिलवा के जा रहा हूं। प्रतीक्षा कामड़े का आंसर आया है। लास्ट 10 सेकंड बचेंगे अब आप लोगों के स्क्रीन पे। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 टाइम अप। ओके, लेट्स चेक ना। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 20 लाख रुपए, सैल्वेज वैल्यू है नील और 10 साल उसकी लाइफ है। बेटा ये सबसे पहली चीज मेरे को ये बताओ कि इस एसेट का ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना होगा। कहना है इसे 2 लाख रुपए होगा। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए होगा। चेक करिएगा, बराबर है, क्लियर है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल डिट्टो पिछला क्वेश्चन है रवि, यहां से अपनी मिस्टेक समझो। अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर 5th ईयर, ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे देखना है कि 4 साल के बाद एसेट की WDV कितनी बची है। हाउ मच इज द WDV ऑफ एन एसेट आफ्टर 4 इयर्स? तो सर 20 लाख रुपए एसेट की कॉस्ट प्राइस है, 20 लाख रुपीस एसेट की कॉस्ट प्राइस है। इसमें मुझे 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 1 साल का डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस, और ये सब चेंजेस कब हो रहे हैं? आफ्टर 4 इयर्स। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस, बराबर है। 4 साल के बाद चेंजेस क्या हो रहे हैं? सबसे पहले एसेट की वैल्यू अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब ऐड करेंगे इसमें 80,000। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू तो 0 है तो वो यहां पर एज इट इज मैं ले लूंगा, और इसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट जो कि है 8 साल, 8 इयर्स। बहुत सिंपल है। तो 20 लाख में से 8 लाख गए, बचे कितने? 12,80,000 रुपए। तो न्यूमरेटर में आया 12,80,000 डिवाइडेड बाय 8 साल की लाइफ। सो 12,80,000 डिवाइडेड बाय 8 इयर्स की लाइफ। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गेव करेक्ट आंसर, 1,60,000 रुपीज। दैट्स ऑल। चेक करो। डेप्रीसिएशन टॉपिक के दूसरे लेक्चर में आज हम बैठे हैं, और बेटा जी दूसरे लेक्चर में ही मैंने आपको 4 मार्क्स दे दिए हैं। चेक करिएगा। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको यहां पर कह सकता हूं गाइस यू गॉट 4 आउट ऑफ 4। चेक कर लो। एक अप्रोच रखना पड़ेगा समझने का, है ना, एक अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग आज रुक जाते हैं, पूर्ण विराम लेते हैं, और फिर से मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाउ वाज द लेक्चर। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक गुड डे, शब्बा खैर।